हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस फीवर बाय पीजे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट पाथवेज के बारे में और ये मेरी इम्यूनोलॉजी सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट 2 वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं देन गो वॉच दैम और उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट पाथवेज के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें कि हम क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे तीनों को डिटेल में देखेंगे। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं और हर साल CSIR में तो CSIR के एग्ज़ाम में तो इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसमें जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसका जो डिस्कवरी है वो की थी जूलियस बॉर्डेट ने। और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोटीन्स होते हैं ये हीट लेबाइल कंपोनेंट्स होते हैं, नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये कुछ प्रोटीन्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 20 प्लाज्मा प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिलता है। ठीक है, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है ऑप्सोनाइजेशन एंड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये जो भी बाहर से पैथोजन आता है या कोई भी एंटीजन्स होते हैं तो एंटीजन्स को ये किल करने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, इस वर्ड का मतलब होता है किसी भी इम्यून एक्टिविटी को एनहांस करना, उसे बढ़ाना। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट, हम किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो हम उसकी जो भी तारीफ़ करते हैं तो दैट मीन्स हम उसको, उसकी जो भी ब्यूटी है उसमें हम 4 चांद लगा रहे हैं उसकी तारीफ़ करके। तो दैट मीन्स कि अगर हम इम्यून सिस्टम को भी कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो क्या होगा, एनहांस हो जाएगा और उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हियर द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क्स। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में टोटल 20 प्रोटीन्स होती हैं एज वी शोड हियर कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 20 प्लाज्मा प्रोटीन्स, लेकिन उनमें से जो 11 प्रोटीन्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो उनके नेम्स क्या क्या हैं, एक तो है फैक्टर B, एक है C1 से लेके C9 तक की प्रोटीन्स और एक है फैक्टर D। तो ये जो 11 प्रोटीन्स हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये एक एंजाइमेटिक कैस्केड के फॉर्म में काम करता है। यानी कि यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 11 प्रोटीन्स की अगर इसकी बात करी तो हर एक प्रोटीन जो है वो एक के बाद एक एक्टिवेट होती जाती है। यानी एक प्रोटीन एक्टिवेट हुई, उसने दूसरी को एक्टिवेट किया, फिर दूसरी ने तीसरी को एक्टिवेट किया और इस तरह से ये पूरा का पूरा कैस्केड चलता है। तो एक एंजाइमेटिक कैस्केड है, एन एक्टिवेशन ऑफ वन प्रोटीन टू अनदर प्रोटीन विद एंजाइम हेल्प। ठीक है, एंजाइम की हेल्प लगती है इसमें। इसके अलावा ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करता है। किसके लिए, पैथोजेंस को किल करने के लिए। तो जो भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में आ रहे हैं, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी आ रहा है तो उसको मारने के लिए ये क्या करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम की मैक्रोफेज सेल्स जो हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इसके अलावा न्यूट्रोफिल सेल्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। और ये दोनों की दोनों सेल्स जो हैं इनकी फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है और ये उस पैथोजन को फैगोसाइटिक एक्टिविटी से किल कर देती हैं। इसके अलावा इसका एक और काम होता है दैट इट एक्टिवेट्स मास्ट सेल्स। ठीक है, तो मास्ट सेल्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, तो इन्फ्लेमेशन भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की मदद से कॉज हो सकता है। देखिए, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये इन्नेट इम्यूनिटी का तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही है, लेकिन इसके अलावा अडेप्टिव इम्यूनिटी में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की इम्यूनिटीज़ में हेल्पफुल है, हम आगे देखेंगे किस तरह से होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये इम्यून सिस्टम की पावर को बढ़ाने का काम करता है। एंड हम ये कह सकते हैं कि अगर जब तक इम्यून सेल्स एक्टिव नहीं होती हैं पूरी तरह से तब तक ये ध्यान रखता है कि कोई भी पैथोजन जो है वो ज़्यादा ग्रो ना कर पाए। तो किसी भी इम्यून एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले ही ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हेल्प करता है। मतलब इम्यून सेल्स बाद में एक्ट करेंगी, पहले ये एक्ट करने लग जाता है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन आर ब्लड प्लाज्मा। तो जहाँ से भी कोई पैथोजन आएगा तो सबसे पहले उन्हें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से ही सामना करना पड़ेगा, उनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा एंड देन ओनली द इम्यून सिस्टम विल गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो देखिए, जो
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्लासिकल पाथवे वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उनकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी, इसलिए उसे क्लासिकल पाथवे कहते हैं। इसके अलावा 2 पाथवेज और होते हैं इसमें, ऑल्टरनेटिव एंड लैक्टिन पाथवे। तो ऑल्टरनेटिव पाथवे जो है उसकी डिस्कवरी क्लासिकल के बाद हुई थी, ऑल्टरनेटिव की डिस्कवरी क्लासिकल के बाद हुई थी। और लैक्टिन जो है वो उसके अंदर मिलने वाले एलिमेंट के आधार पर बोलते हैं हम, जो कि है MBL। हम डिटेल में इसकी बाद में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनको हम मेनली C लेटर से डिनोट करते हैं। C फॉर कॉम्प्लीमेंट, तो उन्हें C लेटर से डिनोट करते हैं और उनके आगे एक एक नंबर लगाते हैं, ठीक है। तो पहली प्रोटीन होगी जैसे कि C1, देन C2, देन C3, C4, C5, C6, C7, 8, 9, है ना। तो 9 प्रोटीन्स यहाँ पर टोटल होती हैं। इसके अलावा फैक्टर B और फैक्टर D भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है उसकी ये सारी प्रोटीन्स जो है कैस्केड के फॉर्म में वर्क करती हैं, कैस्केड के फॉर्म में ये आगे काम करती हैं। इसके अलावा अच्छा, जो ये जो C1 प्रोटीन हमने पीछे पढ़ी थी, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलती है। बाकी सारी जितनी भी प्रोटीन्स थी, यानी कि C2 से लेके C9 तक, ये मोनोमर्स होती हैं। लेकिन C1 जो रहती है वो एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहती है। इसके कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसका अगर हम ये कॉम्प्लेक्स देखें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि बीच में, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो और ईजी हो जाएगा। तो बीच में क्या है, इस तरह से ये एक इसका पार्ट है, ये एक सब यूनिट है इसकी। इस सब यूनिट को हम नाम देते हैं C1Q, इसे हम नाम देते हैं C1Q, ठीक है। और इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं 2 और प्रोटीन्स, एक है, ये है इसकी सब यूनिट जिसे बोलते हैं C1R। तो 2 C1R यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये एक और दूसरा, ठीक है। तो 2 C1R होंगे, इसी के साथ साथ 2 C1S होंगे जो इसके दूसरी साइड में प्रेजेंट होंगे। तो एक तरह से ये एक रिंग की तरह रहते हैं, ठीक है। 2 C1R और 2 ही C1S, ये दोनों एक रिंग जैसी बना लेते हैं C1Q के अराउंड, ठीक है। यहाँ पर जो C1Q होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम आगे देखेंगे क्लासिकल पाथवे में किस तरह से वर्क करते हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो ये जो ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे की जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं C1 से लेके C9 तक, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है C3, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है एंड सबसे अबंडेंट भी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट पाथवेज, ठीक है। तो इसका जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें इस C3 को एक्टिवेट करना रहता है। कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, उसमें यही बताया जाता है कि हमें इस C3 को एक्टिवेट करना है एनी हाउ, ठीक है। और एक्टिवेट होने के बाद इसके जो काम रहते हैं वही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो पूरे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के फंक्शंस जो है वो कौन कर रहा है, मेनली C3 ही कर रहा है। तो आप इसको तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। तो C3 का पहला काम होता है, इट एक्ट्स एज एन एनाफाइलोटॉक्सिन। एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह ये काम करता है, इन्हें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये एक ऑप्सोनिन की तरह काम करता है, और इसके अलावा ये मैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, मेम्ब्रेन एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स, जिससे कि सेल का लाइसिस हो जाता है, पैथोजन की सेल का लाइसिस हो जाता है। तो इस तरह से इन तीनों प्रोसेसेस के थ्रू ये किसी भी पैथोजन को किल करता है, ठीक है। तो C3 का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अब C3 का हम एक्टिवेशन देख लेते हैं कि एक्टिवेशन होने के बाद क्या होता है। देखिए C3 जो है वो इस तरह की एक प्रोटीन है राउंड। इस C3 प्रोटीन के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है C3A एंड C3B। तो अगर किसी तरह से हम इस C3 को इसके दोनों पार्ट्स यानी C3A और C3B में डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो क्या होगा कि जो C3A है इट विल एक्ट एज एनाफाइलोटॉक्सिन। C3A जो है उनमें से जो इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है, C3 को अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इसकी 2 सब यूनिट्स हैं, इसकी 2 सब यूनिट्स हैं। एक सब यूनिट तो है छोटी जिसे हम बोल रहे हैं C3A, और दूसरी सब यूनिट है थोड़ी सी बड़ी, दैट इज C3B, ठीक है। तो जो C3
ए वाला पार्ट है इसका, अगर वो यहाँ से सेपरेट हो जाता है तो वो क्या काम करता है, वो काम करता है एनाफाइलेटॉक्सिन का। एनाफाइलेटॉक्सिन्स क्या होते हैं यहाँ पर आप देखेंगे। देखिए एनाफाइलेटॉक्सिन का मतलब होता है कि वो केमिकल्स या वो प्रोटीन्स जो कि मास्ट सेल को हिस्टामिन्स रिलीज करने के लिए मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो एनाफाइलेटॉक्सिन्स जो रहते हैं वो हिस्टामिन्स का रिलीज होने में हेल्प करते हैं। तो मास्ट सेल्स ही वो सेल्स होती हैं जो कि हिस्टामिन्स का रिलीज करती हैं। इसके अलावा कुछ बेसोफिल्स भी होती हैं, तो वो सब मिलकर हिस्टामिन्स का रिलीज करते हैं। और ये जो हिस्टामिन्स हैं ये वेजोडाइलेटेशन का काम कर देते हैं। देखिए आपको कहीं पर भी चोट लगती है तो क्या होता है कि उस जगह पर रेडिशनेस हो जाती है, वो रेड रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सी डायलेट हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वो जगह जो है वो रेड आपको दिखाई देती है ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से, ठीक है। अब ये जो वेजोडाइलेटेशन है या ब्लड का फ्लो वहां पर क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज हिस्टामिन्स आर रिलीज। हिस्टामिन कौन रिलीज करता है? मास्ट सेल्स रिलीज करती हैं। और ये जो मास्ट सेल को हिस्टामिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, वो कौन देता है? एनाफाइलेटॉक्सिन्स, ठीक है। तो C3A यहाँ पर एनाफाइलेटॉक्सिन का काम करता है। देखिए यहाँ पर जितनी भी मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की जो भी ए यूनिट्स हैं, ए सब यूनिट्स हैं, जैसे C3A, C5A, C2A, तो ये सब क्या करती हैं? ये एनाफाइलेटॉक्सिन की तरह ही काम करेंगी। तो अदर देन C3A, C5A, C2A ये सब भी एनाफाइलेटॉक्सिन का काम कर सकती हैं, ओके। इसके अलावा एनाफाइलेटॉक्सिन का एक और काम होता है, दैट इज़ एंडोथीलियल रिट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये डिनोट किया है। एंडोथीलियल रिट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जो भी एंडोथीलियल सेल्स होती हैं ब्लड वेसल की, वो थोड़ी सी रिट्रैक्ट हो जाती हैं, वो थोड़ी सी अलग अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो WBCs हैं वो ईजिली यहाँ से क्रॉस कर पाती हैं, इनकी वॉल में से नीचे निकल पाती हैं। इस प्रोसेस को हम डायापिडेसिस भी कहते हैं। तो जब वो निकलेंगी बाहर तो क्या होगा कि वो इंजरी वाली साइड तक ईजिली पहुँच पाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क करता है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हमने एक यूनिट की बात कर ली, दैट इज C3A, लेकिन C3B क्या करती है? तो C3B जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैक कॉम्प्लेक्स। मैक कॉम्प्लेक्स के बनने में वो हेल्प करती है। कैसे करती है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए जो C3B यूनिट थी ये क्या करती है, एक C3 कन्वर्टेज नाम का एंजाइम होता है, उस एंजाइम के साथ जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद बना लेती है C5 कन्वर्टेज एंजाइम। ये C5 कन्वर्टेज एंजाइम C5 नाम की कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जब ये एक्टिवेट हो जाती है C5, तो ये भी अपने दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, स्प्लिट हो जाती है। तो C5 कन्वर्टेज जो है वो एग्जैक्टली कर रहा क्या है, वो C5 को स्प्लिट करने का काम कर रहा है। देखिएगा तो जब ये स्प्लिट कर देता है तो ये दो में कन्वर्ट हो जाती है, C5A एंड C5B। एज आई टोल्ड यू C5A जो है वो एनाफाइलेटॉक्सिन की तरह काम करती है और जो C5B है वो यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। ये C5A क्या करेगी, ये अपने दूसरे साथियों को बुला लेती है। इसके साथी कौन कौन है, जैसे कि C6 सब यूनिट, C7, C8, C9, इन सबको ये इनविटेशन दे देती है, बुला लेती है, दैट वी हैव टू गो टू दैट पैथोजन एंड किल इट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं ये इसके पास आ जाती हैं और यहाँ पर आकर एक क्या बना लेती है, कॉम्प्लेक्स बना लेती है। कॉम्प्लेक्स किसने बनाया, C5B, C6, C7 एंड C8, इन सब ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, दैट इज नोन एज अ रिसेप्टर। और ये जो रिसेप्टर है ये आगे C9 यूनिट को इनविटेशन देता है। C9 यूनिट्स जो हैं बहुत सारी आ जाती हैं, बहुत सारे C9 कंपाउंड्स ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ जाते हैं, इकट्ठे होकर ये क्या बना लेते हैं, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जैसा या एक चैनल जैसा बना लेते हैं। इसे हम बोलते हैं मैक कॉम्प्लेक्स या मैक चैनल। तो यहाँ से क्या होता है कि जितने भी आयंस वगैरह हैं वो सारे के सारे, या वाटर है, वो सब के सब अंदर जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सेल ऑस्मोटिक लाइसिस की वजह से बर्स्ट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस होल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क्स एंड किल्स द बैक्टीरिया और एनी पैथोजन, ठीक है। तो हमने पहला क्या पढ़ा, C3A जो क्या करता है, जो एनाफाइलेटॉक्सिन का काम करता है। इसके अलावा C5A भी हमने पढ़ा था, क्योंकि C5 जो था वो दो पार्ट्स में भी डिवाइड हो गया था, C5A एंड C5B। तो जो C5A था वो यहाँ पर कीमोटैक्टिक फैक्टर की तरह काम करता है
और ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस को इनवाइट करता है, उन्हें बुलाता है, ठीक है। तो कीमोटैक्टिक फैक्टर की तरह काम कर रहा है, मैक्रोफेजेस को, न्यूट्रोफिल्स को इनवाइट कर रहा है, जिसकी वजह से वो आकर और पैथोजन को किल कर देती हैं। जबकि जो C5b था ये क्या कर रहा था, ये अपने साथियों को बुलाकर, यानी C6, C7, C8 एंड C9 इन सब को बुलाकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसे हम कहते हैं मैक कॉम्प्लेक्स। और मैक कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, ऑस्मोटिक लिसिस ऑफ द सेल। सो दिस इज हाउ दिस होल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट व्हाट इज दिस C3 कन्वर्टेज एंड व्हाट इज दिस C5 कन्वर्टेज। देखिए इन सबको हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इस C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए एक चीज़ याद रखने वाली है कि अभी हम 3 पाथवे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज क्लासिकल पाथवे, सेकेंड वन इज ऑल्टरनेटिव पाथवे, थर्ड इज लैक्टिन और एम्बियल पाथवे। हम 3 पाथवे पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के, ठीक है। लेकिन तीनों के तीनों जो पाथवे हैं उनका केवल काम कितना है, इस C3 कन्वर्टेज एंजाइम का फॉर्मेशन करना। इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर, लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट C3 कन्वर्टेज जो है वो हमारे पैथोजन से फाइट करने वाला पहला स्टेप है, यानी अभी स्टार्टिंग ही हो रही है। तो यहाँ C3 कन्वर्टेज का जो फॉर्मेशन है ना, ये 3 प्रोसेसेस के थ्रू हो सकता है, 3 अलग अलग पाथवे के थ्रू हो सकता है। लेकिन उसके बाद का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, C3b में स्प्लिट होना, देन C5 कन्वर्टेज बनना, देन C5b में स्प्लिट होना, देन मैक बनना, ये सब का सब सेम रहेगा तीनों पाथवे में, ठीक है। तो हम इन तीनों पाथवे में क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल ओनली स्टडी द production of the C3 convertase which happens by different steps। तो इनके स्टेप्स जो हैं वो हमें इन पाथवेज में पढ़ने हैं। तो पहला जो पाथवे है दैट इज़ क्लासिकल, दैट देन इज़ ऑल्टरनेटिव एंड इसके बाद है लेक्टिन और एम्बियल पाथवे। देखिए क्लासिकल पाथवे जो है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, दैट इज़ वाई वी कॉल इट क्लासिकल, मतलब बहुत पुराना। इसके बाद ऑल्टरनेटिव पाथवे जो रहता है, इसका मतलब होता है ये क्योंकि क्लासिकल के बाद डिस्कवर हुआ था, दैट इज़ वाई वी कॉल इट ऑल्टरनेटिव, यानी क्लासिकल का ऑल्टरनेटिव है ये। फिर था एम्बियल पाथवे और लेक्टिन पाथवे। इट इज़ कॉल्ड लेक्टिन पाथवे बिकॉज ऑफ इट्स मेन कॉम्पोनेंट दैट इज़ एम्बियल, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिकल पाथवे। यहाँ पर देखिए क्लासिकल पाथवे का क्या मतलब होता है। क्लासिकल पाथवे जो है वो मेनली अडैप्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। यहाँ पर इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा दैट इट इज़ रिलेटेड टू द अडैप्टिव इम्यूनिटी, अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। नाउ यू विल आस्क कि अडैप्टिव इम्यून सिस्टम में ऐसा क्या होता है कि जो जिसकी वजह से मतलब ये इसका साथ देता है। देखिए अडैप्टिव इम्यून सिस्टम में मेन जो थिंग होती है दोज आर इम्यूनोग्लोब्युलिन्स और वी कॉल दैम एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो अडैप्टिव इम्यूनिटी की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटीबॉडीज़ ही इसके कॉम्प्लीमेंट पाथवे के प्रोटीन से अटैच होती हैं, दैट्स वाई वी कॉल दैम अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब इसे देख लेते हैं फटाफट से कि अगर कोई पैथोजन है तो उसकी सरफेस पर जब भी कोई एंटीबॉडी जुड़ जाती है, दीज एंटीबॉडी मस्ट बी IgG और IgM, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक एंटीबॉडी होगी तभी ये वाला काम होगा, नो IgD, नो IgE, नो IgA, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई भी एंटीबॉडी अगर पैथोजन की सरफेस पर जुड़ गई है, यानी अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया है, तो क्या होगा कि जो C1 कॉम्प्लेक्स था, वी सेड द C1 इज़ अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बाकी सब मोनोमर्स होते हैं बट C1 इज़ ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी उसकी दिखा रखी है दैट इट हैज़ 2 C1R, 2 C1S एंड 1 C1Q पार्ट, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये जब C1 है वो अपने C1Q वाले पार्ट से एंटीबॉडीज से जुड़ जाता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ की सरफेस से जुड़ जाता है। देखिए एंटीबॉडी में यहाँ पर ये वाला जो वाई की जो स्टिक जैसी दिखती है आपको, तो ये इसे हम बोलते हैं FC पोर्शन। तो FC पोर्शन से कौन जुड़ता है, C1Q वाला पार्ट, ठीक है। ये जुड़ गया और जैसे ये जुड़ेगा उसके बाद क्या होगा, ये 2 काम करेगा। ये क्या काम करेगा, ये C2 और C4 को स्प्लिट करेगा। तो C2 और C4 इन दोनों को ये स्प्लिट कर देगा
इनके पार्ट्स में। C2 स्प्लिट होने के बाद C2A एंड C2B बनाएगा, जबकि C4 स्प्लिट होने के बाद C4A एंड C4B बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, जितने भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमने पढ़े थे C1 से लेके C9 तक, एक्सेप्ट C2 को छोड़ के बाकी सब में जितने भी हैं उन सभी की B वाली यूनिट जो होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, दैट विल बी द लार्जर सब यूनिट, जैसे C4B, C3B, C1B, मतलब C5B, तो इन सब की जो लार्जर सब यूनिट होगी वो कौन सी होगी? B वाली होगी। जबकि एक्सेप्शन के तौर पर C2 होता है जिसमें कि C2A वाली यूनिट है वो बड़ी होती है इन कंपेयर टू C2B। ठीक है, तो इसकी C2A बड़ी होगी और इसकी C4B बड़ी होगी। दोनों जो बड़ी बड़ी या लार्ज सब यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पर, इसे हम नाम देते हैं C3 कन्वर्टेज। इसे हम क्या नाम देते हैं? C3 कन्वर्टेज। दैट इज़ व्हाट वी वांटेड। हमने पढ़ा था कि हमें केवल किसका फॉर्मेशन करना है इन पाथवेज के थ्रू? केवल C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन करना है। बाकी का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है दैट विल बी सेम। ठीक है, तो C3 कन्वर्टेज हमने पढ़ा था, ये क्या करता है? ये इस C3 को स्प्लिट कर देता है किस किस में? C3A और C3B में। ठीक है, C3A क्या काम करेगा? ये मास्ट सेल्स का डीग्रेनुलेशन करेगा, या हम बोल सकते हैं मास्ट सेल्स के लिए एनाफाइलोटॉक्सिन का काम करेगा, उनसे हिस्टामिन्स का रिलीज करवाएगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा। जबकि जो C3B है ये क्या काम करेगा? ये ऑप्सोनाइजेशन का काम करेगा, इसके अलावा साइटोलिसिस का काम करेगा। देखिए, ऑप्सोनाइजेशन आई सेड कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो ऑप्सोनाइजेशन का मैं अभी यहाँ पर आपको मतलब बता देती हूँ। देखिए, ऑप्सोनाइजेशन कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हमें पैथोजन को मैक्रोफेज के लिए टेस्टी बनाना है। ठीक है, मैक्रोफेज के लिए अगर उस पैथोजन को हमने टेस्टी बना दिया एनी हाउ, तो मैक्रोफेज फटाफट से आएगी, अट्रैक्ट होगी और उसे खा जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? इसे टेस्टी बनाने के लिए, पैथोजन को टेस्टी बनाने के लिए क्या करना होगा कि पैथोजन की सरफेस पर ये C3B अटैच हो जाते हैं। ठीक है, C3B अटैच हो गए, बहुत सारे C3B अटैच हो जाते हैं और इसे टेस्टी बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑप्सोनाइजेशन। और ये जो C3B हैं जो उसे टेस्टी बनाने का काम कर रहे हैं, टोस्ट पर जैम की तरह काम कर रहे हैं, इन्हें हम बोलेंगे ऑप्सोनिन्स। ठीक है, तो जब ये इस टोस्ट पर जैम लग गया, पूरी तरह से वो टेस्टी बन गया, तो मैक्रोफेज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड दे विल ईट इट इमीडिएटली। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑप्सोनाइजेशन, यानी कि उसे टेस्टी बनाना। इसके बाद साइटोलिसिस जो वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये आगे मैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, एंड वी नो हाउ द मैक कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। लेट मी रिमाइंड यू ऑल दैट मैक कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है कि जो C3B है ये C3 कन्वर्टेज के साथ फिर से जुड़ जाता है, C3 कन्वर्टेज के साथ जुड़ जाता है, और C3 कन्वर्टेज के साथ जुड़ने के बाद ये बना लेता है C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज क्या करेगा? ये C5 को स्प्लिट कर देगा C5A एंड C5B में। इनमें से जो C5B है वो अपने दोस्तों को बुलाएगा। दोज आर C6, C7, C8 and C9. They all will form a complex that will be known as MAC, and that MAC will allow the entry of water and different ions into the cell and will cause the lysis, osmotic lysis of the cell of pathogen. That is how the whole pathogen gets killed. ठीक है, तो दिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क्स लाइक दिस। बस डिफरेंस कितना होता है बाकी सारे पाथवेज में इस C3 कन्वर्टेज के फॉर्मेशन में। ठीक है, यहाँ पर C2A C4B को हम क्या बोल रहे हैं? C3 कन्वर्टेज। लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस में आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग होता है। तो होता क्या है? ऑल्टरनेटिव पाथवे की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव पाथवे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज आर B फैक्टर, D फैक्टर एंड P फैक्टर। P फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज प्रोपर्डिन। ठीक है, अब हमें ये याद रखना है कि जो C3 होता है, ठीक है, जो C3 होता है वो
वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी कि इसका स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलिसिस हो जाता है और हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये C3H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस C3H2O की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह की होती है कि इससे जो फैक्टर B है वो अट्रैक्ट हो जाता है, उसको इससे बाइंड होने के लिए जगह मिल जाती है। तो जो फैक्टर B था वो फैक्टर B क्या हुआ, वो फैक्टर B इससे अटैच हो गया। ठीक है, और इसने बना लिया C3H2O-B। अब ये जो B फैक्टर है ये अभी अपनी कंप्लीट फॉर्म में है। ठीक है, जैसे ही डी फैक्टर और पी फैक्टर इससे जुड़ते हैं तो ये तुरंत क्या होता है, अपनी 2 सब यूनिट्स में ब्रेक हो जाता है। इसकी जो 2 सब यूनिट है वो कौन कौन सी हैं, बी ए एंड बी बी। एज आई टोल्ड यू, जो ए सब यूनिट्स होती हैं वो हमेशा छोटी होती हैं एंड दे गेट रिलीज्ड, तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा। वेयरएज द बी बी यूनिट ये जो है वो C3 से जुड़ी रह जाएगी। एक और चीज़ कि जो C3 था इसका भी यहाँ पर ब्रेकडाउन साथ में ही हो जाएगा। ठीक है, साथ में ही हो जाएगा और ये किस में बदल जाएगा, C3A एंड C3B। तो ये 2 में स्प्लिट हो जाएगा। तो कौन कौन स्प्लिट हो गया, एक बार हम अच्छे से नीटली देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो था C3 वो 2 में स्प्लिट हो गया, C3A एंड C3B। सिमिलरली जो फैक्टर B था वो भी स्प्लिट हो गया, BA एंड BB। ठीक है, तो अब और ये किस वजह से हुआ, ये फैक्टर D और फैक्टर P की मदद से हुआ। तो ये जो C3A और C3B बना उनमें से C3A को रिलीज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और ये किस में काम आ जाएगा, डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल में काम आ जाएगा। जबकि जो C3B था वो इसकी B वाली यूनिट से जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसकी भी BA वाली यूनिट जो है वो रिलीज कर दी जाएगी। तो C3A रिलीज हो गया, BA रिलीज हो गया, हट गए, और उसके बाद बचा कौन कौन, C3B और BB। ये दोनों आपस में जुड़कर इन्होंने क्या बना लिया, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पर, इसी को हम नाम देते हैं C3 कन्वर्टेज। तो रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट स्लाइड दैट वी सेड कि क्लासिकल पाथवे में C3 कन्वर्टेज कौन सा होता है, C2A C4B। ठीक है, जबकि ऑल्टरनेटिव पाथवे में कौन सा होता है, C3B BB। तो यहाँ पर यही जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स पर पूछा जाता है कि C3 कन्वर्टेज ऑफ क्लासिकल पाथवे एंड C3 कन्वर्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिव पाथवे। तो दोनों में ही आपको आना चाहिए कि कौन सा होगा। अब C3 कन्वर्टेज बन चुका है, वी नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो जो ये C3 कन्वर्टेज बना है ये क्या करेगा, ये C3 को ब्रेक कर देगा, स्प्लिट कर देगा। ठीक है, जैसे ये C3 कन्वर्टेज बनता है तो ये बहुत सारे C3 को स्प्लिट करने लग जाता है। C3 स्प्लिट होंगी और वो C3A और C3B में कन्वर्ट होंगी। C3A जो है वो हम जानते हैं क्या काम करता है, वो एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह काम करता है। जबकि जो C3B था ये क्या करेगा, ये ऑप्सोनाइजेशन करेगा एंड देन साइटोलिसिस करेगा। साइटोलिसिस के लिए हम जानते हैं क्या करेगा, ये C5 को एक्टिवेट हो जाएगा। C5 जो है वो अपने साथियों को बुलाएगा एंड देन दे विल फॉर्म द मैक कॉम्प्लेक्स एंड ऑस्मोटिक लिसिस विल हैपन। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑल्टरनेटिव पाथवे यहाँ पर काम करता है। इसको हम यहाँ पर एक और बार देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो सरफेस थी बैक्टीरिया की सरफेस थी, इस बैक्टीरिया की सरफेस पर आप देखेंगे कि जो C3B था वो BB यूनिट के साथ जुड़कर और उसने ऑल्टरनेटिव C3 कन्वर्टेज एंजाइम बनाया। ये एंजाइम क्या करता है, माइक्रोब की सरफेस पर ही बहुत सारे C3 जो भी आते हैं उन सबको स्प्लिट कर देता है और स्प्लिट करके क्या करता है, C3B और C3A बनाता है। तो आप देखेंगे बड़ी वाली यूनिट है C3B, बहुत सारी बन गई। ये C3B यूनिट क्या करेंगी, ये जो C3B यूनिट्स हैं यहाँ पर, ये रही C3B यूनिट्स, ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम के साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, C3 कन्वर्टेज एंजाइम हमने पढ़ा था C3BBB। तो ये रहा यहाँ पर है, तो ये जो है इसके साथ जुड़ जाएंगी और क्या बना लेंगी, C5 कन्वर्टेज बना लेंगी। C5 कन्वर्टेज जो है वो 2 में C5 को स्प्लिट कर देगा। एक है C5B, C5A जो है वो इट विल एक्ट एज एनाफाइलोटॉक्सिन, वेयरएज जो C5B है वो मैक का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं लेक्टिन पाथवे की। तो लेक्टिन पाथवे जो है उसका नाम कहाँ से आया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस दैट इज नोन एज MBL, यानी कि मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन बाइंडिंग लेक्टिन, ठीक है। तो ये जो लेक्टिन है MBL, ये क्या करता है, ये हमारे प्लाज्मा में सर्कुलेट करता रहता है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में मिलता है, और ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीज एंजाइम्स के साथ लिंक करके रहता है, कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। एक का नाम है MASP1 और एक का नाम है MASP2। देखिए MASP का मतलब क्या है, MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीज। तो ये सीरीन प्रोटीज एंजाइम्स होते हैं जो कि किससे अटैच रहते हैं, MBL से। तो MBL तो यह है, ये केवल इस तरह से ये वाली स्ट्रक्चर जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, और साइड में जो बलून जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बॉल जैसे चारों, ये हैं MASP 1 और 2, ठीक है। तो इनके साथ ये जुड़ा रहता है। MBL जो है वो यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है इन दिस लैक्टिन पाथवे। हमें बनाना क्या है, एज यू रिमेंबर कि हमें C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन करना है। देखिए लैक्टिन पाथवे का जो C3 कन्वर्टेज है वो क्लासिकल पाथवे, जो सबसे पहले पढ़ा था हमने, क्लासिकल पाथवे के C3 कन्वर्टेज के जैसा ही होता है, यानी सेम होते हैं दोनों के दोनों। तो उसका C3 कन्वर्टेज क्या था, इफ़ यू रिमेंबर क्लासिकल पाथवे का, वो था C2A C4B, ठीक है, ये था। इसी तरह से इस लैक्टिन पाथवे में भी जो C3 कन्वर्टेज बनेगा दैट विल बी C2A C4B, ये रहा C2A एंड C4B, ठीक है। तो अब इसे देख लेते हैं ये बनता कैसे है। देखिए जो MBL हैं उनका फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर होता है, इन लैक्टेंस का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, लिवर में होता है। और कब होता है, जब बहुत सारे पैथोजेंस बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं, और पैथोजेंस के ही रिस्पॉन्स में लिवर जो है वो बहुत सारे MBL का फॉर्मेशन करने लग जाता है। ये MBL जो है वो कुछ एक्यूट फेज प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट कर देता है, उनकी भी संख्या को बढ़ा देता है। इसके अलावा MBL का एक और काम होता है, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में आ रहे हैं, अगर उनकी सरफेस पर कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इन कार्बोहाइड्रेट्स के प्रेजेंट होने पर, यानी ये कार्बोहाइड्रेट में हो सकता है मेनली मैनोज, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो शुगर्स हैं वो भी उनमें प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये जो मैनोज कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स अगर पैथोजन की सरफेस पर प्रेजेंट हैं, तो ये जो MBLs हैं ये तुरंत उन्हें पहचान कर और उनसे अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिंक वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, दैट इज MBL। और ये MBL किससे जुड़ गया है, इस स्काई ब्लू वाले माइक्रोब के कार्ब से जुड़ गया है, ठीक है। तो कार्ब से ही जुड़ जाते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं। और उसकी जो MSP2 प्रोटीन है, किसकी, MBL की जो MASP2 यानी MASP2 एंजाइम जो होता है इसका, वो MASP2 एंजाइम क्या करता है, जैसे ही इससे जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, दो काम करेगा। एक तो करेगा C2, जो देखिए C2 C4 ये सब के सब अट्रैक्ट होते रहते हैं। जैसे ही MBL इससे अटैच हो जाता है पैथोजन से, तो ब्लड प्लाज्मा में से C2 और C4 भी अट्रैक्ट होते हैं, और उधर तो इसका जो MASP2 होता है MBL का, वो C2 को C2A और C2B में तोड़ देता है, जबकि C4 को C4A एंड C4B में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब इनमें से जो C2A है वो C4B के साथ जुड़ जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था ये चीज़ कि जो C2A है वो यहाँ पर लार्ज सब यूनिट होती है, और यहाँ पर जो C4 में जो लार्ज सब यूनिट होती है वो कौन सी होती है, C4B। तो दोनों की लार्ज सब यूनिट्स यानी C2A एंड C2B दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, C3 कन्वर्टेज एंजाइम बना लेते हैं, ठीक है। ये C3 कन्वर्टेज एक बार बन गया, उसके बाद ये पाथवे ख़त्म। यानी आप लोगों को केवल इतना ही याद रखना है, इसके बाद वाला तो आई नो दैट आप लोगों को याद होगा ही। क्या होगा वो, कि C3 कन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो C3 को स्प्लिट कर देता है C3A एंड C3B में, ठीक है। यहाँ पर ये स्प्लिट हो गए। C3A जो था वो डिग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल करेगा, यानी कि एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह काम करेगा। इसके अलावा जो C3B था वो क्या करेगा, वो ऑप्सोनाइजेशन करेगा, यानी माइक्रोब के ऊपर चिपक के उसे क्या बनाएगा, टेस्टी बनाएगा, और मैक्रोफेजेस को इनवाइट करेगा उसे खाने के लिए। इसके अलावा एक और काम करेगा, डायरेक्टली ये C3B जो है वो C3 कन्वर्टेज के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद C5 कन्वर्टेज बनाएगा। C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, ये C5 को C5A C5B इनमें ब्रेक करेगा। जो C5B था वो अपने दोस्तों को बुलाएगा और
मेम्ब्रेन के ऊपर, पैथोजन की मेम्ब्रेन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज नोन एज मैक कॉम्प्लेक्स। ये मैक जो है वो ऑस्मोटिक लाइसिस कॉज करेगा। दिस इज हाउ दिस होल प्रोसेस अकर्स। ठीक है, तो हमने क्लासिकल पाथवे पढ़ा, ऑल्टरनेटिव पाथवे पढ़ा, लेक्टिन पाथवे पढ़ा। तीनों में हमें बनाना क्या है, केवल C3 कन्वर्टेज बनाना है। क्लासिकल पाथवे और लेक्टिन पाथवे दोनों के C3 कन्वर्टेज एक जैसे होते हैं। दीज आर नोन एज C2A C4B कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जबकि जो ऑल्टरनेटिव पाथवे था उसका हमने पढ़ा था, उसका हमने C3 कन्वर्टेज पढ़ा था, दैट वॉज C3BBB, C3BBB। ठीक है, ये था C3 कन्वर्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिव पाथवे। ठीक है, तो इनमें ये डिफरेंस होता है। इसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है दैट विल बी सेम इन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम की हेल्प कर रहा है, हमारी इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी की हेल्प कर रहा है टू कॉम्बेट द पैथोजन इवन बिफोर दीज इम्यून रिएक्शंस स्टार्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे तीनों के तीनों प्रोसेसेस। आप लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स उठा के देखिए, उनमें आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से अटैम्प्ट हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये तीनों के तीनों जो पाथवे हैं वो सभी बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब फास्ट, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी तो चाहिए ना आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।